हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 39 to 44 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, जो कि डील करता है रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को समझने से पहले ये जो है वो ज़रूरी है कि पहले डिफ्रेंशिएट किया जाए कि पार्टनरशिप फर्म की रेजोल्यूशन और पार्टनरशिप की रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और वो समझते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रेजोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो सेम है। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो क्या होता है कि अगर जो एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स वो ख़त्म हो जाए और उसको आप रीन्यू कर दें, लेकिन जो फर्म है वो एज इट इज़ रहे। ठीक है, फर्म आपकी डिसॉल्व नहीं हुई, लेकिन जिस एग्रीमेंट के तहत वो फर्म बनी थी वो आपका जो है वो रिन्यू कर दे, आप उसको ख़त्म करके फिर दोबारा से बना ले, तो इस सिचुएशन में कहेंगे कि पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई है लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज करें एक फर्म में जो है वो 5 पार्टनर्स हैं। 5 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या किसी भी रीज़न की वजह से वो फर्म को जो है वो छोड़ के चला जाता है। तो पहले जो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था वो 5 पार्टनर्स के बिटवीन था, लेकिन अब चूंकि एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गए, उनकी डेथ हो गई या किसी भी वजह से वो चले गए, तो अब बाकी बचे 4 पार्टनर्स। तो अब ये 4 पार्टनर्स क्या करेंगे, ये अपना एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू करेंगे, इसको दोबारा से बनाएंगे। दैट मीन्स वो जो पहले वाला एग्रीमेंट था वो अब खत्म हो जाएगा और अब ये नया एग्रीमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एग्रीमेंट खत्म हुआ पहले वाला और नया बन गया, लेकिन फर्म जो है वो सेम रही, फर्म में कोई इन्होंने इफेक्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई लेकिन फर्म आपकी डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेसोल्यूशन ऑफ फर्म में। डेसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, सेक्शन 39 कहता है कि डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड एज डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। दैट मीन्स कि जो पार्टनरशिप है सभी पार्टनर्स के दरमियान अगर खत्म हो जाए तब आप कहेंगे कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर 5 पार्टनर्स हैं फर्म में और पांचों पार्टनर्स के बिटवीन जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, तो तब क्या होगा, वहाँ पे समझा जाएगा कि फर्म ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन के ऊपर। मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो बेसिकली 2 मेजर मोड्स आपको नजर आएंगे पार्टनरशिप एक्ट में। पहला है विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिससे जो है वो डील करता है सेक्शन 40 to 43। उसके बाद है विथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 44। ठीक है, सो विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऐसा मतलब मोड है रेजोल्यूशन का जिसमें कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ही आप जो है वो फर्म डिसॉल्व कर सकें। और उसके जो है वो 4 बेसिकली सब काइंड्स हैं। पहला है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40, दूसरा है कंपल्सरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 41, तीसरा है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज अंडर सेक्शन 42, और फाइनली अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय नोटिस भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है अंडर सेक्शन 43। उसके बाद है विथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दैट मीन्स कि कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे जो है वो फर्म को डिसॉल्व किया जाए, तो फिर जो है वो आप इस तरह से भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहला है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहता है कि पार्टनरशिप जो फर्म है आपकी उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं आइदर बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। दैट मीन्स कि अगर सभी पार्टनर्स जो है वो कंसेंट के साथ फर्म को ख़त्म करना चाहें, फर्म को डिसॉल्व करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, या अगर वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 2 कंपल्सरी डेसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41। कंपल्सरी डेसोल्यूशन जो है वो 3 सिनारियोज में हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। सेक्शन 41 के बेसिकली 2 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो है वो अगर एक फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं, तो भी इस सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी जो है वो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर जो फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे ही जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन एक जो है वो अभी तक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में भी क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल एक फर्म में जो है वो 5 पार्टनर्स हैं। अब उन 5 पार्टनर्स को ही जो है वो क्या करता है, कोर्ट डिक्लेयर करता है एज इंसॉल्वेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उनको कंपल्सरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर 5 पार्टनर्स में से 4 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं और एक पार्टनर जो है वो अभी तक सॉल्वेंट है,
तब भी इस सिचुएशन में भी फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट बेसिकली कहते हैं आप उस पर्सन को जिसके लाइबिलिटीज जो है वो उसके एसेट से ज़्यादा हो जाए। दैट मीन्स उसके ऊपर जो डेब्ट्स हैं वो इंक्रीज कर जाए एज कम्पेयर टू हिज और हर एसेट्स, तब आप कहेंगे कि दिस पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। उसके बाद आता है जो दूसरी सिचुएशन है कंपल्सरी रेजोल्यूशन की अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2। वो कहता है कि अगर जो है कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसकी वजह से जो फर्म का बिजनेस आप कर रहे थे वो अनलॉफुल हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरीड ऑन, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कंपल्सरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज करें कुछ पार्टनर्स हैं, उन्होंने फर्म जो है वो एक बनाई 2021 में। उस फर्म का बिजनेस क्या था? उन्होंने बिजनेस जो है वो ये किया था कि वो जो है वो शूज़ मैन्युफैक्चर करेंगे बाय एनिमल स्किन, ठीक है, दैट मीन्स वो एनिमल स्किन को यूज़ करके शूज़ मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उन शूज़ को जो है वो सेल का बिजनेस ही करेंगे, ठीक है। अब 2021 में जब इन्होंने ये फर्म बनाई थी और बिजनेस शुरू किया था तब तो ये वैलिड था, तब तो ये लॉफुल था। लेकिन 2022 में एक कानून बन जाता है जो कि बैन लगा देता है कि आप जो है वो एनिमल स्किन से कुछ भी बना के सेल नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप एनिमल स्किन से शूज़ बना के सपोज सेल नहीं कर सकते, और अगर किसी ने भी ये बिजनेस किया तो वो बिजनेस अनलॉफुल होगा और वो जो है वो एक ऑफेंस कमिट करेगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब इन्होंने फर्म शुरू की थी तब तो वो अनलॉफुल नहीं था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि वो जो है वो अनलॉफुल हो गया। तो अब इस सिचुएशन में भी क्या करना पड़ेगा? इनको कंपल्सरी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोविज़ो है सेक्शन 41 का, वो कहता है कि अगर एक फर्म में जो है वो मोर देन 1 अंडरटेकिंग्स हैं, दैट मीन्स कि इनका जो बिजनेस है वो जो है वो एक से ज़्यादा बिजनेस वो कर रहे हैं, दैट मीन्स शूज़ के अलावा उनका कोई और भी एडवेंचर था, कोई और भी अंडरटेकिंग थी जो कि अभी तक लॉफुल है और उसको अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं किया गया, तो वो कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ अनलॉफुल डिक्लेयर हो गई है इसको ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद है सेक्शन 42 जो कि डील करता है रेजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, ठीक है। सेक्शन 42 क्या है? ये एक सब्जेक्टिव प्रोविजन है। सब्जेक्टिव प्रोविजन ये है, सब्जेक्टिव प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि वो जो है वो डिपेंड करता है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 42 कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स 4 सिचुएशंस में जो है वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। पहला है ऑन एक्सपिरेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म, दैट मीन्स कि अगर जो है वो आपने फर्म बनाई है कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए, फॉर इंस्टेंस जो है वो पार्टनर्स ने ये मेंशन किया है एग्रीमेंट में कि हम ये फर्म जो है सपोज 5 साल के लिए बना रहे हैं, तो जैसे ही ये 5 साल खत्म होंगे तो इनकी फर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रोविजन है, दैट मीन्स कि अगर पार्टनर्स चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करके इस पीरियड को जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद है बाय कंप्लीशन ऑफ 1 or more एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, दैट मीन्स कि अगर जो फर्म क्रिएट की गई थी वो की गई थी कुछ पर्टिकुलर जो है वो पर्पस के लिए, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग्स थी, उनको कंप्लीट करने के लिए फर्म बनाई गई है। तो जैसे ही वो पर्पस अचीव होगा, जैसे ही वो अंडरटेकिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तब इनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसको बनाने के लिए क्या किया गया है, एक फर्म बनाई गई है। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इनकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये भी सब्जेक्टिव प्रोविजन है, दैट मीन्स कि अगर वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसके बाद है बाय डेथ ऑफ द पार्टनर। तो जनरली ये होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो इस सिचुएशन में भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन्ड है कि किसी एक पार्टनर की डेथ की वजह से फर्म पूरी ख़त्म नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी और हम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी जो है वो ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद है बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट, कि अगर पार्टनर्स को जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में भी जो है वो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं बाय रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय नोटिस, ठीक है। सेक्शन 42 कहता है कि अगर पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एट विल है। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो सेक्शन 43 बेसिकली ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एट विल है तो उस सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
कोई भी पार्टनर एक रिटन नोटिस दे सकता है और उस नोटिस में वो अपना इंटेंशन जो है वो क्लियर करेगा, इंटेंशन अपना कम्युनिकेट करेगा कि हम जो है वो इस फर्म को क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर वो उस नोटिस में मेंशन करता है कि इस डेट से फर्म को डिसॉल्व समझा जाएगा, तो जैसे ही वो डेट आएगी उस डेट से फर्म जो है वो डिसॉल्व समझी जाएगी। लेकिन अगर सपोज करें जो रिटन नोटिस उसने दिया है उसमें उन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं की है, तो जिस दिन से वो नोटिस बाकी पार्टनर्स को कम्युनिकेट हो जाएगा उसी दिन जो है वो फर्म को डिसॉल्व समझा जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 44 जो डील करता है रेजोल्यूशन बाय कोर्ट से। ठीक है, अब कोर्ट जो है वो 7 ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर किसी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब कोर्ट डिसॉल्व किस तरह से करेगा? कोर्ट में जब कोई भी पार्टनर जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और इन 7 ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड एलेज करता है और वो प्रूव कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? कोर्ट जो है वो डिसॉल्व कर सकती है किसी भी फर्म को। तो 7 ग्राउंड्स में से जो पहला ग्राउंड है वो है इंसैनिटी। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक पार्टनर ने जो है वो कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया है और एलेज ये किया है कि जो दूसरा पार्टनर है हमारा वो इनसेन हो गया है, दैट मीन्स वो जो है वो अनसाउंडेड माइंड पर्सन हो गया है, अब उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो फिट नहीं है, तो इस ग्राउंड के बेसिस के ऊपर कोर्ट जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। उसके बाद है बाय परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी मीन्स कि अगर एक पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से, दैट मीन्स उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो गई है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से अब जो है वो अपनी ड्यूटीज़ एज अ पार्टनर जो है वो नहीं फुलफिल कर पाएगा, तो इस बेसिस के ऊपर भी कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद है नंबर 3 मिसकंडक्ट। ठीक है, अब सपोज कर लें एक पार्टनर है वो एक सूट इंस्टीट्यूट करते हैं कोर्ट में और एलेज ये करते हैं कि हमारा एक दूसरा पार्टनर है जिसने एक ऐसा कॉन्डक्ट किया है जो कि फर्म के बिजनेस को जो है वो अफेक्ट कर रहा है और वो जो है वो मिसकॉन्डक्ट जो है वो उसने किया है, तो उसके बेसिस के ऊपर भी क्या कर सकती है? फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये जो है वो ब्रीच कर। अच्छा, उसके बाद है कंसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स और कंसिस्टेंटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें क्या है कि एक पार्टनर जो है वो सूट फाइल करता है और एलिगेशन लगाता है किसी दूसरे पार्टनर के ऊपर कि ये विलफुली और परसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स को जो है वो ब्रीच कर रहे हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म से रिलेटेड है कि आपको बिजनेस किस तरह से कॉन्डक्ट करना है, बिजनेस के अफेयर्स जो है वो किस तरह से मैनेज करने हैं, उनको ये कंटिन्यूसली क्या करता आ रहा है? ब्रीच करता हुआ आ रहा है, वायलेट करता हुआ आ रहा है और उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा, और वो उसका जो वर्क है वो इस तरह से जो है ख़राब करता आ रहा है कि अब दूसरे पार्टनर्स जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। तो इस सिनारियो में भी जो है वो कोर्ट इस बेसिस के ऊपर डिसॉल्व कर सकती है फर्म को। उसके बाद है बाय ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट, कि मतलब एक पार्टनर है फर्म में और उन्होंने क्या किया है कि अपना जो इंटरेस्ट है फर्म में एज अ पार्टनर उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब वो ट्रांसफ़र किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, या तो उसने जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, या अकॉर्डिंग टू रूल 49 ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो शेयर कर दिया है। तो मतलब अगर किसी भी वे से वो अपना इंटरेस्ट जो है वो फर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इस बेसिस के ऊपर भी क्या हो सकता है? कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। उसके बाद है दैट फर्म ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी कैरीड ऑन सेव एट लॉस, कि कंटिन्यूसली जो है वो फर्म को लॉस हो रहा है। दैट मीन्स आप जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा लेकिन कंटिन्यूसली हमें नुकसान हो रहा है और हम जो है वो अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है वो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो इस बेसिस के ऊपर भी फर्म को जो है वो कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद है कोई भी ग्राउंड जो कि कोर्ट को जो है वो सही लगे उसके बेसिस पे भी कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग